नमस्कार, राम राम, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द टीचर्स ऐप पर। मैं मोहित दीक्षित लेकर आया हूं बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित बिहार इतिहास की महामैराथन क्लास। इस क्लास में हम अपने 100 टॉप क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि बीपीएससी के पेपर्स में पूछे गए हैं। तो इन 100 क्वेश्चंस के थ्रू हम बिहार के पूरे इतिहास का सूफड़ा साफ करने वाले हैं आज के अपने इस सेशन में। यह सेशन आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। जैसा कि आप सबको पता चल ही गया है कि 10 तारीख से आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड होने शुरू हो जाएंगे और आपकी जो एग्ज़ाम डेट्स हैं वो 24 अगस्त और 25 अगस्त को हैं। तो इसको देखते हुए आज की यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। इस क्लास में मैंने आपको पूरा पाषाण काल से लेकर बिहार के आधुनिक इतिहास तक जो जो बातें इम्पॉर्टेंट हैं वो सारी इस कंटेंट में डाल दी हैं। आप एक बार कंटेंट देख सकते हैं। तो जो बिहार की शिक्षक भर्ती की आपकी ये परीक्षा है, इस कंटेंट से यह परीक्षा बहुत ही आसान होने वाली है, क्योंकि आपका जो पहला पेपर है वही सामान्य अध्ययन जीके का पेपर है। तो उसमें जो सहूलियत मिलेगी इस कंटेंट से वो आप जब पेपर दे के आएंगे उसके बाद बताना कि आपके लिए यह कंटेंट कितना कारगर सिद्ध हुआ। अगर आपको यह कंटेंट अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहना, जिससे कि उनका भी भला हो सके। तो शुरू करते हैं आज के इस क्लास को बिना किसी देर के। पहला क्वेश्चन है कि बिहार की स्थापना कब की गई थी? बिहार की स्थापना कब की गई थी? बिहार की स्थापना कब की गई थी? 1912 में बिहार की स्थापना की गई थी। सबसे पहले बिहार की स्थापना का जो कहते हैं कि अधिसूचना आई थी वो 12 दिसंबर 1911 को आई थी। 12 दिसंबर 1911 को आई थी, जब लॉर्ड हॉर्डिंग्स ने दिल्ली दरबार में इस चीज़ की घोषणा की थी कि हम एक अलग प्रांत बिहार और उड़ीसा नाम से बनाने वाले हैं। तो तब बिहार के गठन की बात आई और बिहार का गठन 1912 में होकर तैयार हो गया। अब हम बढ़ते हैं आज के अपने इस सेशन के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष झारखंड राज्य बिहार से अलग हुआ? किस वर्ष झारखंड राज्य बिहार से अलग हुआ? तो 2000 में अलग हुआ था। 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य बिहार से अलग हो गया था। और अगर बात करें उड़ीसा राज्य की, तो उड़ीसा राज्य बिहार से कब अलग हुआ? तो यह उड़ीसा 1936 में बिहार से अलग हुआ था। ये बात भी याद रखना कि 1936 में बिहार से उड़ीसा अलग हुआ। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में होती है। तो इसका पहला आंसर सही है, पहला ऑप्शन पहला सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन है, बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, का नेतृत्व किसने किया था? बिहार को जो है अलग प्रांत के रूप में बनाने का जो संघर्ष हुआ उसका नेता कौन था? ये बात इस क्वेश्चन के थ्रू पूछी गई है। तो इसमें सच्चिदानंद सिन्हा जी अग्रणी थे। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ के देखें तो आगे बढ़ के देखते हैं, बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य बनाना संभव है। बिहार को अगर हम चाहें कि काटकर बिहार को मतलब बिहार से अलग एक नया राज्य बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन में यह पूछा गया है। तो राज्य विधानसभा में कानून पारित करना पड़ेगा। राज्य के पास नया राज्य बनाने की कोई जो है शक्ति नहीं होती है। आगे देखें, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश लाकर राज्यपाल के पास भी जो नया राज्य गठित करने की कोई शक्ति नहीं है। संवैधानिक औपचारिकता को समाप्त करके, ये बात सही है कि संवैधानिक औपचारिकता को समाप्त करके हम नया राज्य गठित कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन तीसरा सही होगा। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष किया था? तो गांधी जी ने जो चंपारण सत्याग्रह था वो 1917 में किया था। जैसा आप सब जानते होंगे कि 1917 में, और ये किया किसके कहने पर था? तो राजकुमार शुक्ला
एक चंपारण के नेता थे, उनके कहने पर गांधी जी 1917 में चंपारण आते हैं, जो कि तीन कठिया पद्धति के खिलाफ एक आंदोलन था। इसमें गांधी जी आते हैं बिहार 1917 में। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ताम्रलेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार राजाओं का संपर्क था। जो ताम्रलेख मिले हैं बिहार में खुदाई में चिरांद में, वो क्या दर्शाते हैं कि बिहार के जो राजा थे उनका संबंध किस देश से था? तो जावा और सुमात्रा से था। किस देश से था? जावा और सुमात्रा से। 3 नंबर इसका जो ऑप्शन है वो सही है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्र व्यवस्था कहाँ थी? 6ठी शताब्दी में, जो कि 6ठी सदी को अगर देखा जाए तो धार्मिक उत्थान की सदी कह सकते हैं। इस समय भारत में धार्मिक आंदोलन बहुत ही चरम पर थे। तो ये धार्मिक आंदोलन चरम पर होने के कारण यहाँ पर जो वैशाली में क्या हुआ था, वैशाली में गणतंत्र की स्थापना हुई थी। तो ईसा पूर्व की 6ठी शताब्दी में कहाँ पे गणतंत्र की स्थापना हुई? तो वैशाली में हुई। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान भारत आया था। और अगर पूछे वैनसांग भारत कब आया था? तो वैनसांग हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। ये चीज़ भी याद रखिएगा, क्योंकि फाहियान और वैनसांग से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। और वैनसांग ने कहाँ शिक्षा प्राप्त की थी? तो वैनसांग ने नालंदा में शिक्षा प्राप्त की थी। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, कई बार बीपीएससी ने पूछा है। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? प्राचीन महाजनपद मगध की राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र नहीं थी, वैशाली, चंपा, अंग, इनमें से कोई नहीं। इसमें आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। अगर बात करें मगध की, तो मगध की राजधानी थी राजगृह। राजगृह मगध की राजधानी थी। जो 16 आपको महाजनपद देखने को मिलते हैं, कभी कभी पूछता है कि इन 16 महाजनपदों की जो सूची है वो हम कहाँ पढ़ते हैं? तो ये आगंतुर निकाय में हमें दिखाई पड़ते हैं। ये भी याद रखिएगा कि आगंतुर निकाय में 16 महाजनपदों का वर्णन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। बिहार में के चिरांद नामक पुरा स्थल की प्राचीनतम संस्कृति है। बिहार का जो चिरांद है वहाँ की जो संस्कृति पाई गई हो कैसी है, जो खुदाई में मिली है? तो वो नवपाषाण कालीन संस्कृति है। नवपाषाण कालीन। चिरांद में कौन सी संस्कृति थी बिहार में? तो नवपाषाण कालीन संस्कृति विकसित थी। आगे देखते हैं। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? पाटलिपुत्र या पटना के संस्थापक पूछा जाए तो कौन थे? तो उदयन क्या थे? उदयन थे पाटलिपुत्र के संस्थापक। आगे देखते हैं। केसरिया सुप्रसिद्ध है। केसरिया किस लिए प्रसिद्ध है? पाल सेन तक्षण कला के लिए, बौद्ध स्तूप के लिए, विष्णु मंदिर के लिए, दरगाह के लिए। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है वो सही है कि केसरिया पाल सेन तक्षण कला के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम राजधानी किसने बनाया था, यह पूछा है इसमें। तो पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम राजधानी बनाने वाले थे अशोक महान। जो पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम राजधानी किसने बनाया? तो सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया। चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया। ये यहाँ से आप देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य जब पहली बार राजा बने तो उनने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? सिकंदर महान के समकालीन कौन सा राजा था मगध का, ये बताना है। तो घनानंद जो थे वो सिकंदर के समकालीन राजा थे। इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध
सभा आयोजित हुई? प्रथम बौद्ध सभा कहाँ पर आयोजित हुई? तो प्रथम बौद्ध सभा राजगीर में आयोजित हुई। और अगर बात करें फर्स्ट की तो फर्स्ट हुई राजगृह में। दूसरी की बात करें सेकंड की, सेकंड कहाँ पे हुई? तो सेकंड हुई वैशाली में 383 में कालाशोक के समय। और जिसके अध्यक्ष कौन थे? जिसके अध्यक्ष थे सभागामी। और अगर बात करें थर्ड बौद्ध सभा की तो थर्ड बौद्ध सभा जो तीसरी बौद्ध सभा थी वो 250 में पाटलिपुत्र में हुई थी, अशोक के समय में। और अगर चौथी बौद्ध सभा की बात की जाए तो चौथी अगर बौद्ध सभा देखें तो चौथी बौद्ध सभा कुंडलवन कश्मीर में हुई थी कनिष्क के समय में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको यहाँ मैंने चारों जो बौद्ध सभाएं हुई उनके बारे में बताया, कहाँ कहाँ हुई, फिर से कहिए तो रिपीट कर देता हूँ। पहली जो बौद्ध सभा है वो राजगृह में हुई, दूसरी बौद्ध सभा वैशाली में हुई, तीसरी बौद्ध सभा पाटलिपुत्र में हुई, चौथी बौद्ध सभा कुंडलवन में हुई। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों की विवेचना कीजिए। कथन ए है कि अशोक 269 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध में विजय हुए। 269 ईसा पूर्व में कलिंग में विजय हुए, कलिंग युद्ध में, ये कहा है। इसका कारण क्या दिया है कथन का? कलिंग वासियों की दुर्दशा ने उन्हें बहुत उदास कर गई। ये बात सही है कि कलिंग युद्ध के बाद हृदय परिवर्तन होता है अशोक का, पर जो अशोक ने ये कलिंग युद्ध लड़ा ये 269 में नहीं 261 में लड़ा था। तो यहाँ पे कारण सही है, केवल कारण सही है। इसमें लिखा है ए गलत है किंतु आर सही है। 4 नंबर देखिए, 4 नंबर पे लिखा है तो चौथा ऑप्शन इसका सही है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्राचीन भारत में यहाँ पर यक्ष संप्रदाय लोकप्रिय था। यक्ष संप्रदाय कहाँ पर लोकप्रिय था? तो बिहार में। बिहार से रिलेटेड जहाँ आपको चीज़ें दिखें वहाँ बिहार ही है, क्योंकि बीपीएससी इतना भयंकर नहीं पूछती है क्वेश्चंस को कि बिहार से बाहर का क्वेश्चन पूछ लेगी। वो बहुत ज़्यादा एक आता है कि मतलब बिहार के बारे में ही पूछती है अधिकतर, बहुत ज़्यादा बाहर की चीज़ें नहीं पूछती है। आगे देखते हैं। अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला सर्वप्रथम कौन था? जॉन मार्शल थे, रॉबर्ट ब्रूस फुट थे, या जेम्स प्रिंसेप थे, या डॉक्टर प्रिंसेप थे? जेम्स प्रिंसेप या डॉक्टर गियरसन? तो इसका थर्ड होगा जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेख को सबसे पहले पढ़ा था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस पाल शासक ने बौद्धों के लिए सुप्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो ये धर्म का काम कौन सा पाल शासक कर गया, इस बारे में बताना है। महिपाल ने नहीं किया था, कृष्णपाल, धर्मपाल, गोपाल। तो इसमें तीसरे ऑप्शन पे हम जाएंगे, धर्मपाल ने जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और यहीं पूछे नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में, तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इनमें से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो इनमें से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? अभी मैंने पहले ही बताया था, वेनसांग ने नालंदा में शिक्षा प्राप्त की थी। वेनसांग कब आए थे? हर्षवर्धन के समय में वेनसांग भारत आए थे और इनने यहाँ पर बौद्ध धर्म के बारे में शिक्षा प्राप्त करी थी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। अगर हम बोध गया की बात करें तो बोध गया में जो बोधि वृक्ष है वो हम जिस पीढ़ी में उस पीढ़ी के लिए या किस पीढ़ी का है? कौन सी पीढ़ी चल रही है हमारी? जो बुद्ध की मतलब जन्म के समय से अब तक यह बोधि वृक्ष है, तो किस पीढ़ी के लोग हैं हम जो वो बोधि वृक्ष देख पा रहे हैं? तो 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध की क्या हुई थी? जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का। अगर जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ और हम अगर देखें तो आज 2023 में जी रहे हैं, तो लगभग देखें तो
कितने साल हो गए हैं यहाँ से 1500 साल लगभग। तो पांचवी पीढ़ी, यह कौन सी पीढ़ी होगी? हमारी पांचवी पीढ़ी है जो ये देख पा रही है। इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कई पेपर्स में क्वेश्चन मुझे देखने को मिला कि पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था। तो पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था, सिखों के जो 10वें गुरु थे। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ था? महावीर स्वामी का जन्म स्थान की बात करें तो महावीर स्वामी का जो जन्म स्थान था कुंडल ग्राम वैशाली के निकट था। अब यहाँ महावीर स्वामी से रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं, या जैन धर्म से रिलेटेड सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। जैन धर्म में जो महावीर स्वामी थे वो 24वें तीर्थंकर थे। उनसे पहले जो फर्स्ट तीर्थंकर थे उनका नाम था ऋषभदेव। जो 23वें तीर्थंकर थे वो पार्श्वनाथ थे। महावीर स्वामी की बात करें तो ये 24वें तीर्थंकर थे और इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ, जो कि कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, इनकी माता का नाम लिच्छवी था, इनकी पत्नी का नाम यशोदा था, इनको एक पुत्री हुई उसका नाम प्रियदर्शना था। इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई वो ऋजुपालिका नदी के तट पर हुई। किस नदी के तट पर हुई? तो ऋजुपालिका नदी के तट पर हुई, और उसके बाद वट वृक्ष के नीचे। और इस जो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई इसे क्या कहते हैं? तो इसे कैवल्य कहते हैं। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इनका जो नाम पड़ा वो नाम पड़ा केविलन और निग्रंथ, जिन, आहरत, ये नाम इनके पड़े। और अगर देखा जाए बात कि इनकी मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु 468 ईसा पूर्व पावापुरी में हो जाती है। मैंने आपको जैन धर्म से संबंधित सारी चीज़ें बता दी। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। अब आगे बढ़ के देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? देखते हैं। पहली बात है अहिंसा। अहिंसा को दोनों धर्म सही ठहराते हैं। वेदों के प्रति उदासीनता, वेदों के प्रति उदासीन है दोनों धर्म। वेदों को उतना ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया है दोनों धर्मों में। आत्मदमन की बात कही गई है। ये दोनों चीज़ें, दोनों में डिफरेंस हैं। रीति रिवाजों की अस्वीकृत, ये भी अस्वीकृत समान है। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन होगा आत्मदमन में दोनों के अलग अलग मत हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के राज्य में प्राप्त हुआ? किस राजा ने गौतम बुद्ध को एक जो है भगवान का स्थान दिया? क्योंकि आप जानते हैं कि जो सबसे पहली अगर मूर्ति पूजा का जो साक्ष्य मिलता है वो भगवान बुद्ध का मिलता है। तो भगवान की उपाधि ने किसने दी? तो इन्हें भगवान की उपाधि कनिष्क ने दी, जिनके समय में क्या हुई थी? चौथी बौद्ध संगीत हुई थे, या यूँ कहें कि पहले जो कि ईसा की पहली सदी या 72 ईसा पूर्व में हुई कुंडल वन में, जिसके जो अध्यक्ष थे वो वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। आगे बढ़ के देखते हैं अगला क्वेश्चन है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुई थी? अशोक के शासनकाल में अशोक राजा कहाँ के थे? तो भाई पाटलिपुत्र के। तो सभा कहाँ कराएंगे? पाटलिपुत्र में। कब हुई थी अगर यह सभा? तो यह सभा हुई थी 250 ईसा पूर्व में। अगर बात करें इसके अध्यक्ष की तो इसके अध्यक्ष थे मेघलीपुत्र तिस्स। आपको तिस्स याद करने में बहुत आसानी होती होगी, मगर अगर बात करें तो इसमें मेघली लिखा है, तो मोगली आप पढ़िए ना, मोगली पढ़ेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा, मोगलीपुत्र तिस्स ना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई वो कहाँ हुई? बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई। बोधगया में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। वैशाख की पूर्णिमा को इनको निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे
जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई बोध गया में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो दिया वो सारनाथ में दिया। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं महाधर्म चक्र परिवर्तन। महाधर्म चक्र प्रवर्तन ना, परिवर्तन नहीं कहते हैं कि प्रवर्तन होता है, प्रवर्तन, परिवर्तन नहीं, प्रवर्तन। महाधम्म चक्र परिवर्तन, प्रवर्तन सॉरी। और अगर बात करें कि सबसे ज़्यादा बार इनने कहाँ पर उपदेश दिया तो श्रावस्ती में। श्रावस्ती में इनने सबसे ज़्यादा, कौशल देश की राजधानी थी श्रावस्ती, वहाँ पर महात्मा बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए अपने। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन है कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वाचित किया गया था, दफन हैं। जो यूसुफ शाह चक हैं वो बिहार में कहाँ पे दफन हैं? तो वो बिहार में नालंदा में दफन हैं। कहाँ पे? नालंदा में। 4 नंबर इसका ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने प्रथम बार बिहार पर विजय प्राप्त करी थी। आगे देखते हैं कर्नाट वंश का संस्थापक कौन है? कर्नाट वंश का संस्थापक नन्यदेव, और अगर पूछे कर्नाट वंश का अंतिम शासक तो वो हरि सिंह जी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। इल्तुतमिश ने बिहार में किसे अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया, ये पूछा है। तो इल्तुतमिश ने एवाज को नियुक्त किया। एवाज, नसीरुद्दीन महमूद, अली मर्दन, मलिक जानी। इसमें चौथा ऑप्शन सही है, मलिक जानी। मलिक जानी को जो है इल्तुतमिश ने क्या किया था? बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? हुमायूं ने प्रथम बार चुनार दुर्ग पर आक्रमण कब किया? तो 1532 में सबसे पहले हुमायूं ने आक्रमण किया था चुनार दुर्ग पर। तो इसका पहला ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया। अकबर ने बंगाल तथा बिहार राज्य को मुगल साम्राज्य में कब? 1590 में मिलाया था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एलोवर्डी, या कहीं कहीं आपको किसी किसी पुस्तक में क्या लिखा मिलेगा? एलोवर्दी को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया? यह क्वेश्चन कई बार पेपर्स में आया है कि एलोवर्डी को बिहार का जो है डिप्टी गवर्नर कब नियुक्त किया गया? तो ये बात 1733 की थी, जब इन्हें डिप्टी गवर्नर बना के बिहार भेजा गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा। बिहार जो है किस वजह से महत्वपूर्ण शहर रहा मध्यकाल में? व्यापार केंद्र के रूप में। व्यापार के रूप में तो बिहार आज भी महत्वपूर्ण नहीं है। बिहार में कोई व्यापार इतना अच्छा नहीं है सिवाय खैनी के। खैनी का व्यापार मतलब वो भी कोई व्यापार नहीं है, ऐसे ही है, मतलब चल रहा है किसी तरह वहाँ ना, ज़्यादा खाने वाले हैं तो चल रहा है। आगे देखें अगला है विद्या केंद्र के रूप में। ये बात सही है, बिहार जो मध्यकाल में था तो वहाँ पे क्या हुआ? वहाँ पे शिक्षा की क्रांति बहुत तेजी पे थी। प्रशासनिक केंद्र के रूप में, प्रशासनिक केंद्र भी गढ़ नहीं था बिहार। अगर आगे देखें, आगे था धार्मिक केंद्र के रूप में। तो ये बात भी सही है कि धार्मिक आंदोलन बहुत हुए बिहार में, वहाबी आंदोलन और ये सब बिहार में जो है पहुँचे, जिससे कि बिहार में क्या हुई? धार्मिक क्रांति हुई। तो वहाँ पर क्या हुआ? जो विद्या मतलब जो शिक्षा के केंद्र थे वो अच्छे शिक्षा के केंद्र अपने अपने धर्मों के लोगों ने खोले, जिससे क्या हुआ? शिक्षा का विस्तार हुआ। तो इसमें दूसरा और चौथा ऑप्शन सही है। यहाँ 2 और 4 सही है। सी ऑप्शन इसका सही है। सी फॉर कनाडा सही है।
आगे देखते हैं। अगला है बिहार के सुप्रसिद्ध संत शरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों की किस संप्रदाय से है। संत शरफुद्दीन मनेरी का संबंध किस संप्रदाय से है। अगर देखें चिश्ती संप्रदाय, तो चिश्ती संप्रदाय में आपने सुना होगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर वाले, वो बहुत फेमस थे। सुहारवर्दी इसके भी जो है ये नहीं थे शरफुद्दीन साहब। फिरदौसी संप्रदाय के थे शरफुद्दीन सर। जो प्रसिद्ध सूफियों की बात करी जाए शरफुद्दीन जी किसके थे, तो फिरदौसी संप्रदाय के प्रसिद्ध सूफी थे ये। आगे देखते हैं अगला है कि नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ। तो जो बिहार पे सबसे पहले आक्रमण करेगा वही बिहार की जान नालंदा को नष्ट करेगा। तो बख्तियार खिलजी ने बिहार, चौथा ऑप्शन इसका सही है, नालंदा को नष्ट किया। अगर आगे देखें किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया। तो अकबर ने हाजीपुर से दाऊद को खदेड़ा। अकबर के एक मान सिंह नाम के सूबेदार थे, वो इस युद्ध में आते हैं और अकबर की इसमें विजय होती है। मान सिंह थे राजस्थान के ना, आपने सुना हो महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप के सामने जो है वो होते थे हमेशा। महाराणा प्रताप से अकबर के लिए वो संधि प्रस्ताव लेकर गए थे, तो वही मान सिंह यहाँ जो है लड़ने आते हैं। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है। तो शेर शाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। शेर शाह का मकबरा अगर पूछे कि किस पत्थर से निर्मित है, तो शेर शाह का मकबरा विंध्यन श्रेणी के पत्थर से निर्मित है। विंध्यन श्रेणी के पत्थर से निर्मित है, क्यों ऐसा क्यों माना जाता है, क्योंकि इसमें लाल जो है लाल रंग का पत्थर लगा हुआ है और लाल रंग का पत्थर विंध्यन श्रेणी में पाया जाता है। आपका जो लाल किला है वो भी विंध्यन श्रेणी के पत्थरों से बना है। तो जितनी भी लाल पत्थर से बनी इमारतें हैं वो विंध्यन श्रेणी से बनी हैं। बिहार में 1857 के सिपाही विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। 1857 के जो नेतृत्व था वो आरा से हुआ था और कुंवर सिंह ने यहाँ पर जो है इसका नेतृत्व किया था। 1857 की क्रांति की बात करें तो कुंवर सिंह ने यहाँ पर नेतृत्व किया था आरा में। सबसे पहले अगर देखा जाए कि कहाँ पर हुई ये पूछे तो 12 जून 1857 को देवघर के रोहिणी में सबसे पहले 1857 की क्रांति का क्या हुआ था, विद्रोह हुआ था। वहाँ पे क्योंकि 32वीं इन्फेंट्री थी तो उनने वहाँ पर विद्रोह किया था, मगर व्यापक जो विद्रोह था वो 2 अगस्त को देखने को मिलता है कुंवर सिंह के नेतृत्व में आरा में। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन अगर देखें तो बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन रखा गया था। बिहार में अगर कोई चीज़ हो रही है तो उसका प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा जाएगा, पटना में। पटना में बिहार का प्रथम अधिवेशन हुआ था। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई है। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक की उपाधि दी गई। लोकमान्य तिलक की उपाधि बाल गंगाधर तिलक को दी गई है। राष्ट्रनायक किसी को भी कह सकते हैं, महात्मा गांधी सब राष्ट्रनायक ही थे। तो लोकनायक की पर एक उपाधि है वो जो जयप्रकाश नारायण को दी गई। जयप्रकाश नारायण ने क्या किया था, 1931 में समाजवादी पार्टी, बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किया था। और भारतीय असहयोग आंदोलन में इन्होंने क्या किया, भारतीय असहयोग आंदोलन चल रहा था वहाँ हजारीपुर जो जेल थी उससे भाग कर आए थे। तो इस वजह से इनका जयप्रकाश नारायण को क्या मिला, लोकनायक की उपाधि। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था। भूमि का कितना भाग, तो 3/20वां भाग जो अंग्रेज ले लेते थे। आगे देखते हैं अगला है 3 कठिया पद्धति के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया था, इस वजह से यहाँ ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। आगे बताते हैं बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। बिहार में 1857 के नेतृत्व
किया था कुंवर सिंह ने, कहाँ से किया था? तो कुंवर सिंह ने आरा से किया था। नाना साहेब और तात्या टोपे ने कहाँ से किया था? तो कानपुर से किया था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी? तो सबसे पहले तो आए थे भारत, अगर देखा जाए तो पुर्तगाल वाले, उसके बाद आए थे डच, और डच जब आए तो उनने फिर 1632 में क्या किया? बिहार में पटना में अपनी फैक्ट्री लगाई थी। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो हजारीबाग में हुआ था। और अगर बात करें बिहार छात्र सभा की, तो बिहार छात्र सभा का जो गठन किया था, बिहार छात्र सभा का गठन किसने किया अगर पूछा जाए, तो बिहार छात्र सभा का गठन राजेंद्र प्रसाद ने किया था। राजेंद्र प्रसाद ने किया था, जो कि पहले राष्ट्रपति थे भारत के। अगला देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठाकुर दास ने पटना में किस समिति की स्थापना की? बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस समिति की स्थापना की थी, ये पूछ रहा है। तो बाबा ठाकुर दास ने रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना की थी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है 1904 ईस्वी में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई। 1904 में जो है गोल्डन लीग नामक एक संस्था जो थी उसकी स्थापना की गई, और इसके थ्रू क्या किया गया कि बिहार में जो है स्वदेशी आंदोलन को चरम पर पहुंचाया गया और जो विदेशी वस्तुओं की होली जलाई गई। तो ये कहाँ पर हुआ ऐसा? बिहार में। तो इसका चौथा ऑप्शन सही है, गोल्डन लीग ने यहाँ पर करा था बहिष्कार आंदोलन। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व महादेवलाल सराफ ने किया था। आगे बढ़ के देखते हैं, यहाँ देखें राहुल शंकराचार्य को। तो राहुल शंकराचार्य ने क्या किया? राहुल शंकराचार्य ने अंबारी सत्याग्रह, कौन सा सत्याग्रह चलाया था? अंबारी सत्याग्रह चलाया था। अंबारी सत्याग्रह चलाया था राहुल शंकराचार्य ने। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? असहयोग आंदोलन में बिहार के जो कृषक नेता थे उनमें सबसे महत्वपूर्ण थे स्वामी विद्यानंद जी। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही है कि स्वामी विद्यानंद ने जो है कृषकों का नेतृत्व किया था। आपको यह सेशन अगर पसंद आ रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिएगा इस सेशन को, जिससे कि आपके साथियों का भी कुछ बेनिफिट हो सके। मैं इस कंटेंट के थ्रू आपको करा रहा हूँ पूरे बिहार इतिहास का महामैराथन। बिहार इतिहास बिल्कुल समाप्त हो जाएगा अगर आप इतने ही क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कि बार बार बीपीएससी ने रिपीटेड मोड में पूछे हैं, तो आपका भला होने वाला है। आपको 75 से 80% जो क्वेश्चंस हैं वो इसी एक क्लास से मिलने वाले हैं। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? बिहार प्रांतीय सभा का गठन किसने किया? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती, राम सुंदर सिंह, रामानंद मिश्र या राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला कौन थे? चंपारण वाले थे ये। पर जो बिहार प्रांत के किसान सभा का गठन किया वो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। इसका ऑप्शन एक सही है। आगे बढ़ के देखते हैं अगला क्वेश्चन है बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर
देने से इनकार कर दिया। बिहार के जो किसान थे उनने चौकीदारी कर देना कब, मतलब कब कह दिया कि हम चौकीदारी कर नहीं दे पाएंगे, तो वो था आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन में उनने कहा था कि हम ये कर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन समय आप देखते हैं महात्मा गांधी का प्रभाव बहुत ही ज़्यादा था। तो महात्मा गांधी जो कहते थे वो भारत के लोग करने के लिए तैयार थे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वाले किसानों का प्रश्न प्रस्तुत किया। बिहार के जो किसान थे उनके बारे में 1916 का जो अधिवेशन हुआ, लखनऊ अधिवेशन, जिसमें आप देखेंगे कि नरम दल और गरम दल का समझौता हुआ, जो कि नरम दल और गरम दल 1907 में सूरत में अलग हुए थे, खूब कुर्सियां चलाई एक दूसरे के ऊपर, मगर 1916 में आके उनको पता चल गया कि नरम दल का गरम दल के बिना काम बनने वाला था, ना गरम दल का नरम दल के बिना काम बनने वाला था। तो ये जो समझौता हुआ था वो भी इसी में हुआ था। और इस जो लखनऊ अधिवेशन है, इसके अगर अध्यक्ष की बात करें तो इसके अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार जी थे। और यहाँ पे अगर बात करें तो आप देखेंगे कि मुस्लिम लीग भी अपनी आईएनसी को जो है सपोर्ट करने लगती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस को सपोर्ट करने लगती है। कुछ समझौते होते हैं, मतलब आईएनसी अपनी शर्तें रखती है, मुस्लिम लीग अपनी शर्तें आईएनसी के सामने रखती है और आईएनसी उन्हें मान लेती है। जैसे शर्त ये थी उनकी कि जो है उनका जो अनुपात है, जिस अनुपात में उनकी जनसंख्या उस अनुपात में उनको सीटें मिले, तो ये बात भी आईएनसी ने बहुत आसानी से मान ली थी। तो इससे क्या हुआ, 1916 में जो है जो कहें अगर एक तरह से कि 1916 में सब दल मिल तो गए, मगर जो सांप्रदायिकता है उसका जो जन्म अगर कहीं से हुआ तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन से हम कह सकते हैं कि हमें सांप्रदायिकता दिखाई देगी, क्योंकि अब जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू कर दी गई उससे आगे चल के विद्रोह होगा। तभी 1947 में सबसे मेन 1947 के बंटवारे की अगर कोई जड़ थी तो मेरे हिसाब से 1916 का ये जो समझौते थे ये थे, क्योंकि यहाँ आईएनसी ने बिना तर्क किए सारे मुस्लिम लीग के जितने भी पॉइंट्स थे उन पे समझौता कर लिया। अब हम आज के अपने इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में बिहार को नील के उगाने वाले किसानों का प्रश्न किसने प्रस्तुत किया। तो कौन प्रस्तुत करेगा भाई, राजकुमार शुक्ला बहुत परेशान थे किसानों के लिए, किसानों के नेता थे ये बिहार के। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदार अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया। तो ये कब किया गया, 1885 में बंगाल के किराएदार अधिनियम में स्वीकार किया गया कि जो बिहार के भूमि के किराएदार हैं, जो बिहार के किराएदार हैं उनके नाम पर भी भूमि होगी। अगला देखते हैं, किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना। भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1990, ये तो कभी आया ही नहीं। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारत स्वतंत्रता अधिनियम के तहत पाकिस्तान अलग हुआ था। भारत सरकार अधिनियम 1935 से बिहार का गठन होता है, क्योंकि यहाँ उड़ीसा राज्य अलग पृथक राज्य 1936 में बना दिया गया था। तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है, पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी। रेवती नाग, यदुनाथ सरकार, मजबूल हक, सचिंद्र नाथ सन्याल। तो इसका जो चौथा ऑप्शन है वो सही है, चौथा नंबर का ऑप्शन सही है। सचिंद्र नाथ सन्याल जो थे, इनने अनुशीलन समिति की एक जो है यहाँ पर शाखा स्थापित की। अनुशीलन समिति सबसे ज़्यादा कहाँ प्रचलित थी, तो अनुशीलन समिति सबसे ज़्यादा बंगाल में प्रचलित थी। बंगाल में अगर देखें तो आपके प्रमथ मित्रा, प्रथम नहीं नाम है इनका, नाम ही है प्रमथ मित्रा, इनने इसका गठन किया था अनुशीलन समिति का। और अंग्रेजों से यह कहकर ये जो अनुशीलन समितियाँ थी खोली गई थी कि ये व्यायामशालाएँ हैं, इनमें हम मतलब व्यायाम करेंगे, इस उद्देश्य से खोली गई। आप देखेंगे अनुशीलन समिति में, तो अनुशीलन समिति में बाद में भारत के कई बड़े बड़े नेता अनुशीलन समिति से जुड़े, सुभाष चंद्र जैसे लोग भी
अंतोगत्वा अनुशीलन समिति में रहे। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया? 1937 में गठित जो 1937 में प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल था उसमें बिहार का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो श्री कृष्ण सिंह। ये श्री कृष्ण सिंह सबसे पहले मुख्यमंत्री थे बिहार के, मगर इनको जब 1937 में प्रथम बार गठन हुआ मंत्रिमंडल का तो इनको स्थान नहीं मिला था। राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले प्रथम राष्ट्रपति थे, मगर यहाँ पे अगर मंत्रिमंडल की बात करें 1937 के तो मोहम्मद यूनुस, नंबर 2 आप जो देख रहे हैं, नंबर 2 ऑप्शन इसका सही है। मोहम्मद यूनुस को जगह मिली थी भारतीय मंत्रिमंडल में। आगे देखते हैं, आगे है बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई? बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को की गई थी। बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को की गई। बंगाल विभाजन में मतलब सब धार्मिक भावनाओं को आहत बहुत ज़्यादा पहुंचा। सब भारत के लोग पहले आपस में मिलजुल कर रहते थे। उसके बाद क्या हुआ, भारतीयों को जो है सांप्रदायिक रूप से बांटने का कार्य किया गया यहाँ पे। तो उस समय जो था 1905 में तो एक दूसरे को राखी बांधी गई। आप देखेंगे वहाँ पे एक दूसरे से ना मतलब दूरी ना बनाने की कस्में खाई गई। ऐसे बहुत सारे कृत्य किए गए, मगर जो अगर बात करें तो बंगाल का विभाजन अंतोगत्वा किया गया था और उसी के परिणाम स्वरूप क्या हुआ था कि असहयोग आंदोलन ने जन्म लिया था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है, बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया। बिरसा को कब पकड़ा गया सोते हुए? तो बिरसा मुंडा जो मुंडा विद्रोह के प्रमुख थे उनको कब पकड़ा गया? तो 3 फरवरी 1900 को पकड़ा गया। यहाँ पे मुंडा आंदोलन की अगर बात करें तो मुंडा आंदोलन की शुरुआत किसने करी? बिरसा मुंडा ने करी। और इनका जन्म अगर देखें तो इनका जन्म 1875 के नहीं सॉरी इनका जन्म नहीं, इनका जो ये आंदोलन हुआ था, ये आंदोलन कब हुआ? तो ये आंदोलन 1875 के आसपास हुआ। इस आंदोलन का जो मेन कारण था वो ये था कि खूंट कटी जमींदारी व्यवस्था चलती थी इस समुदाय में, उसको जो है अंग्रेजों ने बदल दिया। तो इस वजह से ये विद्रोह हुआ। तो जो बिरसा मुंडा थे, बिरसा मुंडा की उपाधि थी बड़ा अब्बा, या बड़ा अब्बा की उपाधि थी, और जिसे कह सकते हैं कि सबसे बड़ा पिता, ये उपाधि उनको दी गई थी। और इस मुंडा आंदोलन को क्या कहते हैं? उलगुलान आंदोलन भी कहते हैं। कहीं कहीं आपको उलगुलान आंदोलन भी मिलेगा। आगे बढ़ के देखते हैं अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? कौन ऐसे थे जो अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक में सुभाष चंद्र बोस के साथ भी थे और राष्ट्रीय आंदोलन में भी साथ थे? तो इसमें देखें तो सबसे जो थे उनका नाम था शीलभद्र याजी जी। शीलभद्र याजी जी जो थे ये दोनों में जुड़े थे। शीलभद्र याजी, पहला ऑप्शन सही है इसका। आगे बढ़ के देखते हैं अगला क्वेश्चन, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान की जो है पूर्ति करना है। मैं बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदार अधिनियम द्वारा दिया गया। मैं बंगाल में होगा, यहाँ पे मैं नहीं होगा। मैं बंगाल, अभी बताया था कि बंगाल में जो बिहार के किराएदार रहते थे उनको कब उनका अधिकार दिया गया? तो ये 1885 में दिया गया था, अधिनियम आया था इसका 1885 में। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन बिहार का किसान नेता था? इनमें से कौन बिहार का किसान नेता था? स्वामी विद्यानंद। आपने देखा था कि स्वामी विद्यानंद जी जो थे वो किसान नेता थे। स्वामी सहजानंद ने भी किसान समिति की स्थापना की थी। तो यहाँ पे ये दोनों, वल्लभ भाई पटेल गुजरात में नेता थे, यहाँ पे नहीं। तो 1 एवं 2 चौथा ऑप्शन इसका सही है। आगे बढ़ के देखते हैं, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? इनमें से जो है कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। 1857 में दरभंगा, डुमराव,
हथुआ के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की। ये बात सही है कि जो दरभंगा और डुमराव के जो महाराजा थे उनने क्या किया था, 1857 की क्रांति को दबाने का काम किया था। 1857 की क्रांति का जो विफल होने का सबसे प्रमुख कारण यही था कि अपनों ने ही अपनों का साथ नहीं दिया। कहते हैं ना कि हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। तो वही बात थी कि 1857 की जो क्रांति थी उसमें हमारे देसी राजाओं ने क्या किया कि अंग्रेजों का सहयोग किया। तो इसमें यही सही है। आगे बढ़ के देखते हैं अगला क्वेश्चन बिना टाइम गवाए। जिसने दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छंद नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला, वो मतलब लेखक बताइए। जिसने दुखी आत्मा, दुखी हृदय, ये 3 छंद लिखे, तो इस लेखक का नाम क्या था? पीर मोहम्मद मुनीर। मुनीर होता है, मुनीस नहीं, मुनीर। पीर मोहम्मद मुनीर ने लिखकर जो है चंपारण के किसानों का दुर्दशा लिखी थी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया? 1908। कब किया गया? 1908, 1909, 1911, 1907। तो 1908 इसका जो सही आंसर है वो क्या है? 1908 पहला। आगे देखते हैं अगला। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? अंग्रेजों के शासनकाल में जो सबसे ज़्यादा जहां अफीम उगती थी वो क्षेत्र कौन सा था? तो बिहार था। बिहार ऑप्शन में दिख रहा है तो बिहार ही है। बिहार की परीक्षा दे रहे हैं आप तो बिहार होगा, ऐसा नहीं है, काफ़ी जगह मिल जाएगा आपको ना। उदयपुर एक क्वेश्चन आता है कि उदयपुर, यहाँ पे एक बिहार में है उदयपुर, उदयपुर पक्षी अभ्यारण्य है शायद बिहार में, तो वो बिहार में है, उसको आप राजस्थान में लगाइए। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि उदयपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, तो बच्चे कहाँ लगा देते हैं? राजस्थान, जबकि है कहाँ? बिहार में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1855 में ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था 1855 में? एक संथाल विद्रोह हुआ था, यहाँ पे संथाल विद्रोह हुआ था 1855 में, जो कि 1856 में दबा भी दिया गया था। पर जो सब पराजित किया इनने जिस अंग्रेज कमांडर को, उसका नाम था मेजर बारो। और अगर बात करें संथाल आंदोलन की, तो संथाल आंदोलन के जो प्रमुख व्यक्ति थे उनमें सबसे पहले थे सिद्धू भैया। सिद्धू याद रख सकते हैं आप, कौवा बिरवानी वाले से, सिद्धू मूसेवाला से, किसी भी सिद्धू से, सिद्धू, कान्हू, चांद तो आपको आप डेली देखते ही होंगे, वीडियो कॉल पे भी देख लेते होंगे कभी कभी ना। तो ये चांद, इससे तो बच के रहिएगा थोड़े दिन, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा समय नहीं है। और ये जो सांथाल आंदोलन था ये हुआ कहाँ था? इसका क्षेत्र क्या था? तो इसका क्षेत्र था भागलपुर का क्षेत्र। भागलपुर के क्षेत्र में सांथाल आंदोलन हुआ था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? बिहार में 1857 की क्रांति के नेता जो थे बाबू कुंवर सिंह, इनका देहांत कब हुआ ये पूछा। तो सबसे पहले अगर देखें 1857 की क्रांति, बाबू कुंवर सिंह का निधन कहाँ हुआ था? तो कब हुआ था? तो 10 अप्रैल 1858 को बाबू कुंवर सिंह का निधन हुआ था। आगे देखते हैं, जो कि 1857 की क्रांति के क्या थे? बहुत महत्वपूर्ण नेता थे, इन्हें शुरू कराई थी, मतलब नेता थे, ये लीडर थे उस क्रांति के। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया। बिहार के उस नेता का नाम बताना है जिसने 1928 में हुई हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की जो बैठक थी उसमें भाग लिया। भगत सिंह, ज्योतिन्द्रनाथ, राजेंद्र प्रसाद, फणींद्रनाथ घोष। तो पहला ऑप्शन इसमें सही है, फणींद्रनाथ घोष। इनका संबंध बिहार से है। इनने क्या किया? 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है
बिहार में 1929 में किसान सभा आंदोलन का आरंभ किसने किया? किसान सभा का गठन किसने किया? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। तीसरा ऑप्शन सही है इसमें, थर्ड ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं, मैं जहां भी हूं जगदीशपुर वहीं है, यह किसने कहा था? मैं जहां भी हूं जगदीशपुर वहीं है, यह किसने कहा था? तो ये बात कही थी कुंवर सिंह ने कि मैं जहां रहूंगा वहीं जगदीशपुर है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है, बायकॉट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किस स्थान में गोल्डन लीग नामक संस्थान की स्थापना हुई? गोल्डन लीग की स्थापना कहाँ पर होती है ये बताना है। तो गोल्डन लीग की स्थापना होती है देवघर में 1904 में ना। तो यहीं पर किया गया था स्वदेशी आंदोलन और विदेशियों का बॉयकॉट। आगे बढ़ के देखते हैं अगला क्वेश्चन है, पटना से प्रकाशित होने वाले प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था? पटना से कौन सा प्रथम अखबार निकलता था ये बात बतानी है। तो पटना से सबसे पहला जो अखबार अंग्रेजी अखबार निकलता था वो निकलता था द बिहार हेराल्ड। द इंडियन नेशन भी पटना से ही प्रकाशित होता था मगर यह पहला नहीं था। तो द बिहार हेराल्ड जो है यह पहला पेपर था इंग्लिश का जो पटना से प्रकाशित होता था। और इसे प्रकाशित करने वाले का अगर नाम पूछे तो बाबू गुरु प्रसाद इनका नाम था, जिनने इनको जो इस पत्र को प्रकाशित करते थे। तो बाबू गुरु प्रसाद, आप याद रखिएगा, बाबू गुरु प्रसाद, आपके बाबू नहीं, बाबू गुरु प्रसाद। तुम अपने सोना मोना बाबू के बारे में न सोचना कि तुम्हारे सोना मोना थे, बाबू गुरु प्रसाद इनका नाम था। याद रखने के लिए याद भी कर सकते हो, तुम्हारे बाबू हैं तो ये बिहार हेराल्ड के भी बाबू हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नील की खेती करने से छूट जाते हैं तो नील के किसानों को कौन सी क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता है? अगर आप नील की खेती नहीं करते हैं तो छूटने पर कौन सा कर देना पड़ता था? जजिया ब्राह्मणों पर लगाया जाना कर, नजराना किसी को देखने पर दिया जाता था, बट्टा किसी वस्तु पर लगाया जाता था, तवान लगाया जाता था किसानों पर। अगर वो नील की खेती नहीं करते हैं या किसी कारणवश खेती नहीं कर पाए, छूट गई, तो फिर तवान कर उन पे लगाया जाता था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, 1935 में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया? पहला जिला स्कूल 1935 में कहाँ खोला गया? तो ये 1935 में पहला जिला स्कूल खोला गया मुजफ्फरपुर में। अगर बात करें मुजफ्फरपुर की तो मुजफ्फरपुर में सबसे पहला जिला स्कूल खोला गया था। अब आगे बढ़ के पहला जिला स्कूल जो है, एक सेकंड कंफ्यूजन हो गया था, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था कि 1935 में पहला जो जिला स्कूल है वो कहाँ खोला गया। इनमें से कोई नहीं इसमें ऑप्शन होगा, क्योंकि पहला जो जिला स्कूल था वो कहाँ खोला गया? पटना में। माइंड से स्लिप हो गई थी बात, कहाँ खोला गया? तो ये पटना में खोला गया था ना। आप याद रखिएगा कि पटना में पहला जिला स्कूल खोला गया था, पटना में, मुजफ्फरपुर में नहीं। ठीक, याद रखिएगा, इसका चौथा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ के देखते हैं अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी शासन के दौरान बिहार के अनेक भागों में गायों की रक्षा हेतु गौरक्षणी संस्थाएं कब स्थापित हुई? गौरक्षणी संस्थाएं बिहार में गायों की रक्षा, अंग्रेजों के शासनकाल में गायों की रक्षा के लिए कौन सी संस्थाएं स्थापित हुई थी? कब हुई थी? 1893 में। आज गाय जो है बहुत ही बेबस हैं, लाचार हैं, उन पर अत्याचार हो रहे हैं, पर कोई व्यवस्था नहीं है ना। तो ये चीज़ें हैं। और तब बताइए, हमारे जो पूर्वज थे उनने अंग्रेजों से रक्षा करने के लिए, जिनको बीफ बहुत पसंद था, उनसे रक्षा के लिए हमारी गौ रक्षणी संस्थाएं बनाई, अपनी प्राणों की आहुति दे दी, और हम हैं कि गायों की रक्षा नहीं कर पा रहे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग का प्रत्यक्ष कार्य दिवस की घोषणा के द्वारा बिहार में पूर्ण हड़ताल कब हुआ था? अगर मुस्लिम लीग की बात करें, मुस्लिम लीग ने कब कहा कि मतलब आज पूर्ण हड़ताल दिवस है? तो 16 अगस्त 1946 को
मुस्लिम लीग ने पूर्ण हड़ताल दिवस मनाया था सिर्फ इस बात के लिए कि पाकिस्तान एक अलग देश बनाया जाए, इसके लिए इन्हें पूर्ण हड़ताल की थी। अब आगे अगला क्वेश्चन की बात करें तो सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की? सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की? राजेंद्र प्रसाद, मजरुल हल, ब्रज किशोर प्रसाद, राजकुमार शुक्ला। सदाकत नाम से ही समझ में आ रहा होगा, सदाकत। देखिए कुछ सूफी नाम लग रहा है, तो मजरुल हल ने इसकी स्थापना की थी। इसका दूसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है झारखंड क्षेत्रवासी परिषद का गठन कब हुआ? झारखंड क्षेत्रवासी परिषद का गठन कब हुआ? तो जो झारखंड की क्षेत्रवासी परिषद थी, इसका गठन की बात करें तो इसका गठन 1995 में हुआ था। कब हुआ था? 1995 में। तीसरा ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित हैं? जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित है? इन्हें बिहार में क्या कहते हैं? लोकनायक। लोकनायक कहते हैं जयप्रकाश नारायण को। जयप्रकाश नारायण द्वारा स्थापित जो संस्था है वो 1931 में संस्थापित संस्था है इनकी बिहार समाजवादी पार्टी। और इनने जिस आंदोलन में भाग लिया वो था भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के समय ये कई बार जेल गए और कई बार ये जेल तोड़कर वापस भी आ गए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया? बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया? तो इसका आंसर होगा फूलन प्रसाद वर्मा। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना फूलन प्रसाद वर्मा ने की थी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? बिहार में जो है होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे ये बताना। होम रूल लीग अध्यक्ष की बात करें तो मौलाना मजहरुल हक जी जो थे ये इसके प्रथम अध्यक्ष थे। इनने बांकीपुर पटना से जो है 1916 में होम रूल लीग की स्थापना शुरुआत की थी। अगर भारत में बात करें होम रूल लीग की तो 1915 से 1916 के बीच में दो होम रूल लीग दिखाई पड़ती है आपको। एक होम रूल लीग थी बाल गंगाधर तिलक की और एक होम रूल लीग थी एनी बेसेंट की। एनी बेसेंट वाली होम रूल लीग ज़्यादा फेमस हुई। अगर बात करें बाल गंगाधर तिलक की तो इनने पुणे में होम रूल लीग की स्थापना की थी, जबकि एनी बेसेंट ने कहाँ की थी? तो अड्यार में करी थी। चेन्नई के अड्यार में होम रूल लीग की स्थापना की। और ये एनी बेसेंट वाली ज़्यादा फेमस क्यों? क्योंकि इसमें केवल 3 लोगों की ज़रूरत थी। 3 लोग कहीं भी हो जाएं तो वहाँ ये अपनी लीग बना लेते थे। तो ये इसका पहला ऑप्शन सही है। आगे बढ़ के देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण के प्रति की एक प्रति लेकर आया था, जिसे वह ग्रामीण क्षेत्रों को छंद सुनाता था। इस तथ्य में किस किसान नेता का जिक्र है? अगर बात करें इस तथ्य में किस किसान नेता का जिक्र है तो बाबा रामचंद्र का जिक्र है। बाबा रामचंद्र फिजी में रहते थे, वहाँ वो मजदूरी करते थे, फिर वो भारत आए और उन्हें तुलसीदास रामायण को वहाँ के लोगों को सुनाया पढ़कर। और मतलब जहाँ रहते थे वहाँ पे वो ग्रामीणों को प्रायः सुनाया करते थे तुलसीदास रामायण को, और वहाँ के किसान नेता बने वो। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण, फूलचंद्र तिवारी, राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार शुक्ला और स्वामी योगानंद, स्वामी सहजानंद और स्वामी योगानंद। तो फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। अभी बताया था आपको कि जयप्रकाश नारायण ने बिहार समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? 1946 में जो अंतरिम सरकार बनाई गई थी उसमें राजेंद्र प्रसाद को कौन सा विभाग दिया गया था? तो खाद्य एवं कृषि विभाग राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई?
बिहार विधान परिषद की जो पहली बैठक थी वो कब बुलाई गई थी? तो जो बिहार राज्य जब बना 1912 में, उसके बाद उसकी पहली बैठक विधान परिषद की हुई 1913 में। ऑप्शन 2 सही है यहाँ पे। आगे बढ़ के देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा केंद्रीय संसद में उच्च सदन में बिहार को कितनी सीटें मिली थी? बिहार को कितनी सीटें मिली थी? यहाँ पे देखें तो बिहार को उच्च सदन मतलब राज्यसभा, राज्यसभा में कितनी सीटें थी? 8 सीटें मिली थी तब। तो आज के सेशन में बस इतना ही। अगर आपको यह सेशन पसंद आ रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस कंटेंट को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि आपके साथियों को भी जो है इस कंटेंट के थ्रू तैयारी करने में बहुत ही आसानी होगी। यह कंटेंट मात्र आधा घंटे से 45 मिनट के कंटेंट से आपको पूरा बिहार का इतिहास कवर हो जाएगा। यकीन मानिए तो इसी जो कंटेंट से आपको 70 से 80% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता दूँ, एक क्वेश्चन लास्ट में जाते जाते, कि मैथिली जो भाषा है, मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं सूची में, 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया? तो 2004। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया, ये क्वेश्चन टाइप होने से रह गया या क्या हुआ मुझे नहीं पता, बट ये क्वेश्चन काफ़ी दमदार क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन के साथ मैं अंत करता हूँ आज के अपने सेशन का, और आपके सहयोग का आकांक्षी हूँ मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करें, जिससे कि बच्चों के भविष्य को तो फ़ायदा मिले ही, साथ में कुछ भला मेरा भी हो जाए। अपने भले के लिए भाई दुनिया काम कर रही है, और आप भी जानते हैं कि आप अपना काम करने के लिए कोई बुराई नहीं है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा लेता हूँ आज इस क्लास से। नमस्कार, राम राम, शुभ रात्रि।